नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनकी रैंक 3000 से ऊपर आई। मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिटेल डिस्कशन किया था, अभी भी मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आपकी रैंक 3000 से लेकर के 6000 के बीच या 7000 के बीच में आई है और आपका पीसीएम परसेंटेज ठीक ठाक है, तो मैंने सजेस्ट किया था कि आप जो है वो फेब का बैच ज्वाइन कर सकते हो। कई लोगों को अभी अभी तक ये कंफ्यूजन है कि सर फेब के बैच का क्या मतलब है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। यार देखो, स्पॉन्सरशिप जो होती है मैंने पहले भी बताई थी कि ये स्पॉन्सरशिप हमेशा डीएनएस के लिए होती है और डीएनएस के लिए दो बैचेस चलते हैं, एक होता है अगस्त बैच और एक होता है फेब बैच। अगस्त वाला बैच जो अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, जिनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप है या स्पॉन्सरशिप का चांस है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर रखा है, उनके लिए चलेगा अगस्त बैच। ठीक है। अब सपोज करो जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था या जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई है, वो फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी 1 महीने के बाद से ही फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग कंपनीज के फॉर्म निकलेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज के फॉर्म निकलेंगे। यहाँ पे वो सारी कंपनीज के नाम में एक्सप्लेन कर दूंगा, सब कुछ पूरा। अगेन ये डिटेल डिस्कशन है, लेकिन ये फेब बैच की स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है। ठीक है। तो यही जो रैंक आपको अभी मिली है, यही रैंक आपकी फेब बैच में भी काम आएगी, लेकिन बस आपको सेपरेटली स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो वो सेपरेटली जब आपको स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्लियर करना होगा तो उससे आपको फेब बैच का मतलब फेब बैच आपको मिल जाएगा एक्चुअल में। अब बात ये आती है, स्पॉन्सरशिप वाली बात तो क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया कि कौन सी रैंक मिल जाएगी या कौन सी रैंक यूज होगी, ये भी पता चल गया कि कौन सी रैंक से लेकर के कौन सी रैंक तक के लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं कि स्पॉन्सरशिप का सिलेबस क्या होता है। तो भाई देखो, स्पॉन्सरशिप में सिलेबस पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप में होता क्या क्या है, कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है रिटन टेस्ट। ठीक है, ये हमारा जो टेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रिटन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा हमारा इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट। बात आती है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करके चलेंगे, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि रिटन टेस्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कुछ कंपनीज इनमें से चारों टेस्ट लेती हैं, कुछ कंपनी इनमें से एक दो ही टेस्ट लेंगी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी क्या करती है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, वो आप एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड है, या आपका समुद्रा जो ईएसएम है, या फ्लीट मैनेजमेंट है, वो तो ये सब चारों ही टेस्ट ले लेते। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, रिटन नहीं लेते हैं, साइकोमेट्रिक नहीं लेते हैं, बस इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट ले लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो रैंक के बेसिस पे लेते हैं। तो अब फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं सबकी, और एक कॉमन सिलेबस की बात करेंगे। अभी हम ये अलग अलग की बात नहीं कर रहे, हम एक कॉमन सिलेबस की बात करेंगे कि किसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिटन टेस्ट में क्या होगा। रिटन टेस्ट में देखो आपसे पूछा जाता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये जो दोनों है ना, ये मिक्स होकर के ही आते हैं। फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इतनी चीजें जनरली रिटन में पूछी जाती हैं। अलग अलग कंपनीज के जो रिटन पेपर होंगे, किसी के में 100 क्वेश्चन है, किसी के में 120 है, किसी के में 50 है, किसी के में 60 है, वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन यही सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं इसकी बात करने के लिए कि किसमें क्या पूछा जाता है। देखो, मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। नंबर्स एंड ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, अलजेब्रा एंड फंक्शन पूछा जाएगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, और कहीं कहीं पे स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल भी पूछ लिया जाता था, हालांकि कम पूछा जाता है। 11th-12th का सिलेबस बहुत कम पूछा जाता है, बहुत बेसिक सिलेबस पूछा जाता है जनरली। यहां पे अगर आप देखोगे तो 9th और 10th की जो मैथ है ना, वो ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इंटरव्यू में वो आपसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये एडिशनल है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेक्टर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यू में तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो पूछ ही लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से एंग्लो ईस्टर्न में। तो जब हम सेपरेटली आगे वीडियो बनाएंगे एंग्लो ईस्टर्न का, ग्रेट ईस्टर्न का, तब इसको और इलाबोरेट करेंगे। बट फिलहाल जब आपकी बात रिटन की बात हो रही, तो रिटन में मैथमेटिक्स के यही मेन चैप्टर है जिनसे आपसे पूछा जाता है। 11th-12th के कुल मिलाकर के देखोगे तो ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है। यस, बहुत आसान है, लेकिन टाइम कम होता है। अगेन यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, एक चीज याद रखना,
और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को बार बार ये लगता है कि बहुत आसान है बहुत आसान है, तो भाई यहाँ पे कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग जैसा आप सोच करके चल रहे थे ना कि IMUCD तो बहुत आसान है, और उसके बाद लटक गए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई चला गया था। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी है, कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बढ़ चुका तो कट ऑफ यहाँ पे भी हाई जाता है, तो इसके क्वेश्चन ट्रिकी पूछ सकते हैं वो। दूसरी चीज, फिजिक्स में क्या पूछेंगे? तो भाई फिजिक्स का काफी बड़ा सिलेबस है। फिजिक्स तो पूछते हैं काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। क्या ये सारे ही टॉपिक पूछे जाते हैं? नहीं, ये सारे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से ही आते हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक प्रिपेयर करके जाओगे तो फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये सिलेबस हमें कहां से मिला? तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास पड़े हुए हैं उन सभी से मैंने ये सारे के सारे टॉपिक निकाले हैं। कोई एक आध टॉपिक प्लस माइनस हो सकता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मोरलेस इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस। अब बात आती है कि केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है। तो भाई देखो, केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एसिड बेस थ्योरी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब नॉमेनक्लेचर वगैरह अगर आप ध्यान से देख लो कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वो नेमिंग वाला। ठीक है, और इसके अलावा आइसोमेरिज्म के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे भी बहुत ही बेसिक है और कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको इसकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और क्या पूछते हैं? इसके अलावा पूछते हैं एप्टीट्यूड एंड जीके, जो कि देखो एप्टीट्यूड में तो सब आता है, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, डायग्राम आइग्राम वाले क्वेश्चन, जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब पूछी जा सकती है। आपको अगर इसकी तैयारी करनी है, इंडिया बिक्स पे जाकर के भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, ज्योग्राफी पूछ लेते हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लेते हैं, प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैपिटल एंड करेंसीज पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। ये थोड़े प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है और इनसे भी अच्छा खासा पोर्शन पूछा है। अब आगे चलते हैं, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? तो भाई इंग्लिश में पूछा जाता है वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेसिक ग्रामर, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, कॉम्प्रहेंशन भी पूछे जाते हैं कि कॉम्प्रहेंशन दे देंगे आपको, वो पूरा का पूरा पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चंस निकाल निकाल करके बताने हैं। मतलब आपको प्रॉपर रीडिंग करनी आनी चाहिए, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आप कॉम्प्रहेंशन का अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो। ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ईडीएम्स भी पूछ लेते हैं, बट वो रेयर होता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट में जो आपसे पूछा जाएगा। अब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तरीके के रिटन टेस्ट पर हो सकते हैं। जैसे एंग्लो ईस्टर्न में 100 से 120 पूछते हैं, तो ग्रेट ईस्टर्न में 60 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी वो भी 100 पूछ लेते हैं। ठीक है, सब अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। लीड मैनेजमेंट 50 क्वेश्चन पूछ लेती है, वॉल्यूम अपने हिसाब से पूछते हैं, तो सबका अपना अपना, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। और अगर आप हमारे साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम क्लास में आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज 8-10 जितने भी अपने पास अवेलेबल है, हम वो सारे के सारे, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। सब लोग ये सोच करके मत जाया करो कि केवल पीवाईक्यूज से आ जाएगा, क्योंकि अब कंपनीज अपना क्राइटेरिया बदल रहे हैं, क्योंकि अब उनको अच्छे बच्चे चाहिए, तो पीवाईक्यूज वो चेंज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मेनली जो आप पढ़ोगे क्लास में, जो आप मेहनत करोगे, जो आप टेस्ट करोगे, उनके बेसिस पे आपको ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल पाएंगे। मतलब अब काम वो नहीं है कि हम पुराने क्वेश्चन उठा करके छाप करके चले आए। अब काम ये है कि आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आपका दिमाग वहां पे काम कर रहा है तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे, और डेफिनेटली सभी कंपनीज ये सारी चीजें चेंज करेंगी। तो अब ये आ गया है हमारे पास नया सिनेरियो। मैंने आपको रिटर्न के बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरा टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होगा? हो सकता है 20 मिनट का पेपर हो और उसमें 60 क्वेश्चन पूछ ले, या 30 मिनट का पेपर हो 150 क्वेश्चन पूछ ले, या ऐसे बहुत। होता क्या है, ये चाहते हैं कि आपको सोचने का टाइम ना मिले और जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स हो वही क्लिक हो वहां पे जाकर के। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट फेल करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पास करने के लिए तो क्या है, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आप सीधे के सीधे टिक कर दो। कौन से ट्रेड्स चेक करते हैं? ये जैसे आपका ट्रेड चेक करेंगे कि तुम
मल्टीटास्किंग हो या एक ही काम पे फोकस करके चलते हो, मतलब तुम्हारी अलग अलग वैल्यूज चेक करते हैं। वो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी, तुम्हारा बिहेवियर जो होगा वो चेक करते हैं। वो कोरिलेशन चेक करते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी के बीच में। अब इसको फेल करने का क्या तरीका है, क्योंकि जनरली कोई फेल कर नहीं सकता। फेल करने का तरीका ये कि आंखें बंद करके सब पे एक ही मार के चले आओ। वो क्या बोलेंगे, आपको एक क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे कि आप स्ट्रांगली एग्री करते हो, या बीच में कंडीशन होगी डिसएग्री करते हो, या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो। इस तरीके का हर एक क्वेश्चन होगा। अब मान लो वो आपको बोल देगा कि, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हो सकता है आपको बोल दे कि मुझे पार्टी करना पसंद है। इस बात से आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो जो करते हो वो ही टिक करो वहां पे। दोस्तों के साथ रहना पसंद है। अब लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे दोस्तों के साथ रहना पसंद है, लेकिन तुम्हारा दोस्त ही नहीं है, तो वो अलग बात है। दोस्तों के साथ रहना पसंद है, इन फ्यूचर जब दोस्त बनेंगे तब आप रहोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ क्या कर रहे हो? अगर दोस्त नहीं है तो वहां पे वैसा आंसर डालो। तो होता क्या है कि एक ही ट्रेड को चेक करने के लिए 10-10 क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए, मैसअप कर दिए, तो वो 10 के 10 गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो काम आप कर रहे हो राइट नाउ, जो आप काम कर रहे हो, आप केवल उसी के ऊपर टिक करोगे तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट गलत होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट से। इसके बाद क्या है? तो भाई इसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि एक सेपरेट इंटरव्यू इंटेंसिव कोर्स है, सेपरेट कोर्स है। इंटरव्यू में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपसे वो जानना चाहेगा आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेगा। इंट्रोडक्शन जानने के बाद फिर वो आपकी वैल्यूज टेस्ट करेगा, आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो टेस्ट करेगा। फिर वो ये भी ट्राई करेगा कि आपको एकदम मिजरेबल फील करा दे। इंटरव्यूअर वो ये ट्राई करेगा कि आपको बोले कि क्यों ही ज्वाइन कर रहे हो मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो तो इतना डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट है। मतलब बहुत सारी चीजें इंटरव्यू इंटेंसिव कराने के लिए मुझे पूरा 1 हफ्ता लगता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू इंटेंसिव है जो हम लोग अपने कोर्स में, जो मैं अभी कोर्स एक लॉन्च करने वाला हूँ 1 जुलाई से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें हम लोग इंटरव्यू इंटेंसिव कराने के बाद मॉक इंटरव्यूज कराना शुरू करते हैं। जितने ज्यादा, देखो मॉक इंटरव्यूज देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तब होता है जब आपको आंसर भी पता हो, क्योंकि वाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसके लोग 10 आंसर देते हैं, लेकिन वो 10 के 10 करेक्ट नहीं होते हैं, वो तुम्हें फंसा देगा। इंटरव्यू इंटेंसिव में मैं बहुत डिटेल में जाकर के सारी चीजें बताता हूं कि वाई मर्चेंट नेवी का सबका एक आंसर नहीं होना चाहिए, सबके अलग अलग आंसर होते हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग एक रीजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इंटरव्यू इंटेंसिव पे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया इंटरव्यू। और फिर इसके बाद बात आती है कि अब आपके पास कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो देखो बेस्ट कंपनीज की तो बात फिलहाल हम फैब बैच के लिए करेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास, लेकिन अभी हम कुछ कंपनीज की बात कर रहे हैं। यहां पे मैं तुम्हें सर्कल करके बता दूंगा कि कौन सी। जैसे एंग्लो ईस्टर्न जो फरवरी में आएगी, जेस्को यानी कि ग्रेट ईस्टर्न आएगी। एमएससी के बारे में और सिनर्जी के बारे में आई एम नॉट श्योर। सिनर्जी के लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी जिन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है उनमें से जो बैच में नहीं जा पाएंगे, मतलब जो वेटिंग में होंगे वो जाएंगे। अगर दोबारा टेस्ट करना होगा तो ये लोग बता देंगे। फ्लीट मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम कंडक्ट कराया था टेस्ट, तो चांसेस है कि वो इस बार भी कराएंगे। स्कॉर्पियो टॉम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीएसएम एमएमएसआई के बारे में भी नहीं कहा जा सकता। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ईएसएम ये कराएंगे। ठीक है, और बाकी किसी कंपनी के बारे में हम लोग श्योरली कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक कंपनी और है वॉलम, जिन्होंने लास्ट ईयर कराया था अपना टेस्ट, हो सकता है इस बार भी वो लोग कराएं। तो अभी अपने पास ये 5-6 कंपनियां अवेलेबल हैं। इन कंपनीज में आप जाकर के ट्राई कर सकते हो। कुछ कंपनीज के नाम नीचे भी लिखे हुए हैं जो अभी अपने को दिख नहीं रहे, बट फिलहाल इनके चांसेस भी है नहीं। गुडवुड और विलियमसन के भी चांसेस नहीं है। अब हमारे पास ये कंपनीज बची हैं। देखो एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ईएसएम, ये जो 4 कंपनीज हैं इनके तो अपने खुद के कॉलेज है। और उसके अलावा जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है, सिनर्जी है, वॉलम है, एमएससी है, ये जो कंपनीज हैं ये इनके टाई अप है। नोएडा वाला कॉलेज हो गया अपना आईएमआई नोएडा, या टीएस रहमान या तोलानी। अब तोलानी में तो कोई चांस नहीं है, फैब बैच जनरली वहां पे स्टार्ट नहीं होता, लेकिन आईएमआई नोएडा में और टीएस रहमान में स्टार्ट हो सकता है। तो ये फ्लीट मैनेजमेंट, अगर सिनर्जी या एमएससी ने किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसमें उनका भी कुछ हो सकता है। और एक वॉलम ने जिसने लास्ट ईयर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। मतलब ये कि अब कुछ कंपनीज आ सकती हैं और आ सकती हैं। तो इतनी कंपनीज आपके पास अवेलेबल है। कोई पूछेगा कि इन कंपनीज में सबसे अच्छी कौन सी है, यार मुझे एंग्लो ईस्टर्न काफी अच्छी लगती है, ग्रेट ईस्टर्न भी काफी अच्छी है। यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न के अंदर भी कई सारी कंपनीज आ जाती है। जैसे ग्रेट ईस्टर्न में अगर आपका एडमिशन हो गया
तो बाद में ग्रेट ईस्टर्न में तुम्हें बीएसएम आ जाएगी, बाद में वहां पे ईस्टर्न पैसिफिक आ जाती है, नॉर्थ ट्रांस वहां पे आ जाती है। तो ये कंपनीज जो है ये वहां पे बाद में आ जाती हैं, जो तुम्हें वहां से भी पिक कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई कंपनीज जो मुझे बतानी थी। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, नहीं जा रहे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी फेब बैच के स्पॉन्सरशिप को लेकर के। और ये बहुत आसान चीज है, अगर आपके पास एक सही रैंक, एक डिसेंट रैंक है और आपका पीसीएम अच्छा है। देखो जनरली वो तीन चीजें कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें कंसीडर करते हैं? मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, उस पर एक्सप्लेन, चलो यही एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली वो तीन चीजें कंसीडर करते हैं, एक आपकी रैंक, दूसरा आपका पीसीएम, और तीसरा आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू। ये तीन चीजें वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आपकी रैंक डिसेंट है, 3000 से 6000 के बीच में है, इसको एक डिसेंट रैंक काउंट किया जाएगा। अगर आपका पीसीएम अच्छा है या एवरेज है, मतलब इन तीन में से कोई दो चीजें आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीन में से अगर एक चीज आउटस्टैंडिंग हुई ना, जैसे मान लो कि आपने रिटर्न इंटरव्यू बहुत अच्छा दे दिया, रैंक आपकी खराब थी, पीसीएम भी खराब था, तो पता क्या बोलेगा? एक काम करो, हमने तुम्हें सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर का एमयूसीटी होगा वहां पे तुम रैंक अच्छी लेकर के आना, तो हम तुम्हें अपनी कंपनी। ठीक है, तो ये चीज वहां पे हो सकती है। तो आपको करना क्या है? आपको इसके इन तीन में से दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। इन तीन में से कोई दो चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए हर हालत में। अगर दो चीजें अच्छी होंगी तो वो डेफिनेट, और दो में से ये वाली चीज तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। ये चीज तो डेफिनेटली श्योरली आपकी अच्छी होनी चाहिए। रिटर्न और इंटरव्यू तो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। बाकी दोनों में से कोई एक चीज सही रहेगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। और ये अच्छा आपका तभी हो सकता है जब आप इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि यार अगर आप सच में सीरियसली जाना चाहते हो तो 3-4 महीने एक तो टाइम इन्वेस्ट करो सही जगह पर, और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा आपकी आगे की पूरी लाइफ, अगर आप 19-20 साल के भी हो तो कम से कम 50 साल जिंदगी के पड़े हुए हैं, तो ये आपकी पूरी लाइफ को सिक्योर करने वाला है। आज लगाए हुए 10,000 रुपए कल आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, या अगर आप आज 40,000 रुपए लगाओगे तो कल आपको 10 लाख 20 लाख रुपए मिल रहा होगा, ये 6-6 महीने में ही मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हो कोर्स तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑफलाइन में तो काफी सारे मॉक इंटरव्यूज देते हैं और कोई लिमिट नहीं है, आप जितने करना चाहो उतने कर सकते। स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस भी हम लोग इस बार से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा वीक है उनको काफी हेल्प मिल जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी। अगर आप बैच ज्वाइन करने के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो फटाफट व्हाट्सएप कर देना हमारे नंबर पे, जो कि 91401938 है, या 99308797। इन दोनों के ऊपर आप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। देखो कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके हम बैक कॉल करके आपको बताएं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट फटाफट इन नंबर। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँ। ओके, तो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।